नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वन नोट क्लासेस में। और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो भी आज दिन तक के इम्पोर्टेंट जजमेंट है और संविधान को लेके उन्होंने क्या क्या व्याख्या की है वो सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने 3 जजमेंट पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं और ये तो अपना चौथा जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर संविधान में उल्लेखित प्रावधानों का इन्होंने व्याख्यायित किया है। और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो बात करते हैं। मैं यहाँ पे सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड भारत बनाम भारत संघ, यह मामला संविधान के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच सामंजस्य को स्पष्ट करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मामला है। ठीक है, इस मामले ने यह सुनिश्चित किया कि मौलिक अधिकारों और नैतिक निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन बना रहे, ये एक दूसरे के विरोध में ना हो। ठीक है, तो बात होती है कि मौलिक अधिकार ऊपर होना चाहिए या फिर डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो दोनों में से कौन ऊपर रहे या फिर दोनों में से दोनों का इम्प्लीमेंट करते टाइम अगर किसी एक का उल्लंघन होता है तो उसके बारे में क्या प्रोविजन होने चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। तो इस केस की पृष्ठभूमि क्या है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एंड सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई थी ये। ठीक है, ये क्या है कि पब्लिक सेक्टर की एक यूनिट थी और इस मामले में इसका संबंध खनन उद्योग से था। ठीक है, इसके संचालन और प्रबंधन से जुड़े कुछ कानूनी मुद्दों को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार द्वारा लागू नीतियों और निर्णयों पर सवाल उठाए गए थे। तो ये मामला क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है इस केस की। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, पीयूसीयू। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसका संबंध जो माइनिंग इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड था और इसके संचालन और प्रबंध से जुड़े कुछ कानूनी मुद्दों को इसमें चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार द्वारा लागू नीतियों और निर्णयों पर सरकार ने जो नीतियां लागू की है, जो निर्णय लिए गए हैं खनन उद्योग के बारे में, वो क्या है कि लीगल है। ठीक है, इसके तहत ये सवाल उठा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए नीतियों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर मतलब ये क्या है कि ये पीएसयू है और अगर इस पीएसयू के बारे में कानून कौन बना सकता है, राज्य कानून बना सकता है। और उस कानून बनाने के दौरान अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या फिर कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन करने के दौरान अगर उस किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस मामले में इसी को लेकर ही ये यहाँ के लोग किसके पास गए थे, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो क्वेश्चन क्या आए थे सामने उभर कर, क्या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए कानून या नीतियां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। ठीक है, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात क्या थी, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। तो ये दो क्वेश्चन थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 एक दूसरे के क्या है, पूरक है, न कि विरोधी। दोनों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मौलिक अधिकारों की प्राथमिकता, अदालत ने यह भी कहा कि मौलिक अधिकार संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसी भी नीति या कानून को इस प्रकार लागू नहीं किया जा सकता है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार को अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह मौलिक अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है कि क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में मौलिक अधिकारों को क्या क्या कहा गया है कि ये मूलभूत ढांचा है। ठीक है, तो और मूलभूत ढांचा होने की वजह से इसको क्या नहीं कर सकती, संशोधित नहीं कर सकती। और मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा हो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन करने के दौरान, तो ये इसके अंदर प्राथमिकता किनकी होगी, मौलिक अधिकारों की। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है,
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि नीति निर्देशक तत्व राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करे, लेकिन यह तभी संभव है जब मौलिक अधिकारों का सम्मान हो और उनकी सुरक्षा की जाए। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया है, व्याख्यायित किया है कि वेलफेयर स्टेट भी कैसा होना चाहिए, कि वेलफेयर स्टेट को भी सुप्रीम कोर्ट मार्गदर्शन करता है। सरकार की क्या जिम्मेदारी की हो, जब सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को सुनिश्चित कर रहा हो उस दौरान ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मौलिक अधिकारों का उस समय सम्मान होना चाहिए और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि उनका उल्लंघन। ठीक है, संतुलन का सिद्धांत, सॉरी, इस मामले ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य में लागू किया जाना चाहिए। दोनों का उद्देश्य एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, यह मामला मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता और उनके उल्लंघन के प्रति अदालत की सजगता को दर्शाता है, विशेषकर जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कदम उठाती है। ठीक है, इस केस का निर्णय क्या था, निष्कर्ष क्या निकलता है, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। तो सीधी सी बात है, कोलफील्ड्स का मामला है तो ये खनिज का मामला इसमें बनता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है। इसने संविधान के दोनों भागों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया और यह सुनिश्चित किया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के दौरान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। तो ये चीज आप सीधा सीधा आप किस में लिख सकते हो, मेंस में ये लिख सकते हो, जब क्वेश्चन आए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक की कंपैरिजन से रिलेटेड। ठीक है, या फिर दोनों में से किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उसमें अगर बैलेंस आंसर आप लिखना चाहो तो इस तरीके का आप आंसर लिख सकते हो, कोर्ट करके किसको, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, न्याय तक प्रभावी पहुंच, तो महत्वपूर्ण तत्व क्या था इसका, सोशल जस्टिस तक क्या होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए। भीम सिंह बनाम भारत संघ 1981 का ये मामला है। ठीक है, और इस मामले में कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक न्याय के महत्व पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो भीम मामला क्या था, ये भारत में व्यक्तियों की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस मामले में हिरासत के दौरान व्यक्तियों के अधिकार और राज्य के अधिकारियों के द्वारा अधिकारों के उल्लंघन पर अदालत का रुख प्रमुख था। ठीक है, तो व्यक्तियों के अधिकार और राज्य के अधिकारियों का अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसमें, व्यक्ति के अधिकार, ठीक है, और वर्सेस राज्य के अधिकारियों का अधिकार। ठीक है, तो इनमें किन के अधिकार सर्वोपरि होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, एक बैलेंसिंग, चेक एंड बैलेंस को बनाए रखने के लिए उन्होंने जजमेंट दिया कि दोनों में से किसको प्राथमिकता देनी चाहिए और किस परिस्थिति में हमें संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, तो पृष्ठभूमि क्या है इस केस की, भीम सिंह जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य थे, राजनीतिक रैली में भाग लेने के दौरान अवैध रूप से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने के लिए राज्य पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस गिरफ्तारी को भीम सिंह ने अवैध और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में उनको चुनौती दी। तो इस गिरफ्तारी के माध्यम से कौन कौन से मुद्दे निकल के सामने आते हैं, एक तो अवैध हिरासत का। ठीक है, क्या भीम सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत संवैधानिक रूप से वैध थी, यह एक अवैध कार्रवाई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये क्या है कि ये मुख्य मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने सामने है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, क्या इस हिरासत ने संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, ये भी क्वेश्चन है। विशेषकर व्यक्ति की स्वतंत्रता का, आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। ठीक है, तीसरा केस होता है राज्य की जिम्मेदारी। तो राज्य की जिम्मेदारी क्या है, क्या राज्य और इसके अधिकारी इस अवैध गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी है।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन इस मामले में, 3 केस इस मामले में निकल के सामने आते हैं। 3 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है इस मामले में, अवैध गिरफ्तारी की निंदा करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीम सिंह की गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक थी। उन्हें गिरफ्तार करने का उद्देश्य उन्हें विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने से रोकना था, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को क्या बताया, पहली बात अवैध, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन, अदालत ने पाया कि भीम सिंह की अवैध हिरासत ने संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया है। तो उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन का भी इसमें मामला पाया। राज्य की क्या जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य और उनके अधिकारियों को इस अवैध कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। राज्य के अधिकारियों द्वारा संविधान के उल्लंघन पर राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया, ठीक है। तो इसमें स्टेट को क्या रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि ये जो आपने आपके अधिकारियों ने जो गिरफ्तारी की है, तो अधिकारी किसके अंतर्गत माने जाएंगे, वो माने जाएंगे स्टेट के, ठीक है। तो स्टेट इसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मुआवजे के आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट। भीम सिंह को अवैध हिरासत के लिए मुआवजा दिया गया सॉरी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि भीम सिंह को 50,000 रुपए की राशि मुआवजे के रूप में दी जाए। यह मुआवजा उस समय के लिए जब वह अवैध रूप से हिरासत में थे, ठीक है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 डिसीजन दिए थे, और इनमें हमें क्या प्रतीत होता है बताओ। आप ही समझ सकते हो कि इनमें व्यक्ति के अधिकारों को, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा प्राथमिकता दी है, किसके एवज में, राज्य के अधिकारियों के अधिकार के संबंध में, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। इस मामले ने भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्थापित किया। यह सुनिश्चित किया कि राज्य द्वारा इस स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो, ठीक है। राज्य की जिम्मेदारी भी इन्होंने सुनिश्चित की सुप्रीम कोर्ट ने, और सिद्धांत स्थापित किया कि जब भी राज्य या उसके अधिकारी अवैध रूप से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और मुआवजा दिया जाएगा। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, यह निर्णय इस बात का उदाहरण है कि भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी सजग है, और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी अवैध या असंवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ उन्हें न्याय मिले, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है इस केस से, भीम सिंह बनाम भारत संघ 1981 का मामला था। भारतीय न्यायिक प्रणाली में व्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसने यह सुनिश्चित किया कि राज्य और उसके अधिकारी अवैध हिरासत या गिरफ्तारी के मामले में जवाबदेह होंगे। नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने पर उन्हें मुआवजा देना होगा। नेक्स्ट केस पे आते हैं अपन, एसपी संपत कुमार बनाम भारत संघ 1987 का ये मामला है, ठीक है। और कानून का शासन और न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित ये इशू था, ठीक है। इनमें सुनिश्चित किया था कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। एसपी संपत कुमार वर्सेस भारत संघ, ये मामला कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस मामले ने यह तय किया कि कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करते समय सामाजिक और आर्थिक न्याय को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जिस्ट क्या है ये हमने पढ़ लिया है, और इसकी पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एसपी संपत कुमार जो एक सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी नौकरी में प्रमोशन और अन्य कल्याणकारी योजना के अंतर्गत आरक्षण की नीति के खिलाफ याचिका इन्होंने दायर की थी, ठीक है। उनका तर्क था कि सरकारी आरक्षण ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है, ठीक है। तो ये क्या था, ये इस केस की पृष्ठभूमि थी। हम क्या है कि आपको ये पूरा केस समझ में आ जाए कि क्या तो मामला था, ठीक है, क्या डिसीजन था, कौन से मुद्दे सामने आए थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन से क्वेश्चन सामने आए थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है। तो हम इसको 3-4 डायमेंशन से हम इसको देख रहे हैं केस को, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला हो, तो आप इस केस को क्या कर सकते हो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मान के इस आधार पर आप भी रिट फाइल कर सकते हो कोर्ट में। आरक्षण की वैधता को इसमें चुनौती मिली, क्या सरकारी आरक्षण नीति जो पिछड़े वर्गों के लिए उसे लागू किया जा सकता है, यह संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है, ठीक है, पहली बात।
कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत, क्या आरक्षण नीति वास्तव में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है या कुछ व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों पर प्राथमिकता देती है? ये क्वेश्चन भी उनके सामने, और ये सीधे सीधे ये क्वेश्चन भी आपके एथिक्स में भी काम आ सकते हैं, ठीक है, एथिक्स के क्वेश्चन भी है, और आपको सोचने के लिए, जब कभी भी ये क्या है कि जनरल पब्लिक है, आप इन क्वेश्चन के सामने सामना करना पड़ सकता है आपको भी, क्योंकि जैसे पब्लिक में जाते हो आप, ठीक है, या फिर आप सर कोई भी आदमी अगर कोई सरकारी नौकरी होता है तो हो जाती है बात कुछ भी, ठीक है, या फिर अपने कलीग कोई अगर ज्यादा प्रमोशन बहुत ज्यादा मिल रहा हो, तो इस तरह के ये जो केस आते हैं वो अ, कोई ऐसी इंसिडेंट होता है उसके बेसिस पे ये केस आते हैं, ठीक है। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, संविधान का अनुच्छेद 14, यह अनुच्छेद जो समानता का अधिकार प्रदान करता है आरक्षण नीति के खिलाफ है। तीसरा क्वेश्चन सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है इस मामले, आरक्षण की वैधता, तो आरक्षण को वैलिडेशन कैसे मिलता है? कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की नीति का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना, उन्हें मुख्य धारा में लाना, इसलिए संविधान के तहत वैध है और इसे सामाजिक न्याय के सिद्धांत के रूप में के अनुरूप माना गया, ठीक है। समानता का अधिकार, कोर्ट ने यह भी माना कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन तब नहीं होता जब आरक्षण की नीति उन वर्गों के लिए लागू होती है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है। किस आधार पर? सामाजिक और आर्थिक रूप से। इस तरह की नीति असमानता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, अदालत ने कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाएं और नीतियां उन लोगों के लाभ के लिए हैं जो वास्तव में इसकी आवश्यकता रखते हैं, इसलिए आरक्षण नीतियों का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है, ठीक है। समाज के विकास के लिए आवश्यक कदम कौन कौन से हैं? अदालत ने यह स्पष्ट किया कि समाज में असमानताएं हो, ठीक है, तो उन्हें दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है, और यह उचित है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जो समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया और आरक्षण को वैधता प्रदान की, और वेलफेयर स्टेट की भी इन्होंने बात की इस मामले में। महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकल के आते हैं इसमें? सामाजिक न्याय, संविधान के तहत अधिकार और कल्याणकारी योजना का महत्व। सामाजिक न्याय क्या है? यह निर्णय सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के अफर्मेटिव एक्शन, क्या है ये? अफर्मेटिव एक्शन ले सकता है स्टेट, ठीक है, किसके लिए? सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है, जिससे पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान किया जा सके। इस मामले ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष वर्गों को विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, बशर्ते इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। कल्याणकारी योजना का महत्व है, यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि कल्याणकारी योजनाएं उन व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए जो समाज में सबसे अधिक असमानता और दबाव का सामना कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या है इस केस का? भारतीय न्यायपालिका में सामाजिक न्याय और आरक्षण नीतियों के महत्व को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसने यह सुनिश्चित किया कि संविधान के तहत सरकारी योजनाएं और नीतियां समाज के कमजोर वर्गों के लिए सशक्तिकरण का एक साधन बनेगी, और ये समाज में असमानताओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पी संभामूर्तिवाद, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, और 1987 का मामला, ये मामला किससे रिलेटेड है? भारतीय संविधान और विशेष रूप से सामाजिक न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में महत्वपूर्ण डिसीजन है। इस मामले ने कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत और आरक्षण नीतियों की वैधता को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस केस की जो बैकग्राउंड वो क्या है? यह मामला उन व्यक्तियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं से संबंधित था जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में गए थे, ठीक है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि उनके आरक्षण नीति के तहत नियुक्ति में अनियमितताएं हुई है, जिससे उनकी नागरिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रभावित हुआ, ठीक है। तो पृष्ठभूमि इस केस की है, कौन कौन से मुद्दे सामने आते हैं इस केस से रिलेटेड? आरक्षण की वैधता, क्या सरकारी नौकरी में आरक्षण नीति वैध है? यह संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है, ठीक है। सामाजिक न्याय, क्या आरक्षण नीति वास्तव में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है? फिर से इस केस में ये वाला मामला उभर के सामने आता है, कौन से में? पी संभामूर्ति वाद में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 16, क्या अनुच्छेद 16 जो नौकरी में समान अवसर प्रदान करता है आरक्षण के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था इस मामले को लेकर भी? आरक्षण की वैधता फिर से इन्होंने
अ, उचित ठहराई। सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने कहा कि आरक्षण की वैधता में इन्होंने कहा था कि कोर्ट ने माना कि आरक्षण की नीति का उद्देश्य उन वर्गों को सशक्त बनाना जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, इसलिए ये नीति संविधान के तहत वैध है और बशर्ते इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना हो। सामाजिक न्याय कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण नीतियां असमानताओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक है और समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने का एक उपाय है। अनुच्छेद 16 की व्याख्या कोर्ट ने अनुच्छेद 16 की व्याख्या करते हुए कहा कि यह अनुच्छेद केवल यह सुनिश्चित करता है कि सभी को नौकरी में समान अवसर प्राप्त हो, लेकिन यह नहीं करता कि विशेष वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती। ठीक है। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत भी इन्होंने फिर से एस्टेब्लिशमेंट किया। अदालत ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाएं और नीतियां उन लोगों के लाभ के लिए हो जो वास्तव में इसकी आवश्यकता रखते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इन केस से रिलेटेड? सामाजिक न्याय का महत्व इन्होंने सुनिश्चित किया। यह निर्णय सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के महत्व को मान्यता देता है, जिससे पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान किया जा सके। संविधान के तहत अधिकार प्रदान किया गया। मामले ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष वर्गों को विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, बशर्ते इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। कल्याणकारी योजनाओं का महत्व क्या है? यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि कल्याणकारी योजनाएं उन व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए जो समाज में सबसे अधिक असमानताएं और दबाव का सामना कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या है इस केस का? पी संभा मूर्ति बनाम भारत संघ का मामला भारतीय न्यायपालिका में सामाजिक न्याय और आरक्षण की नीतियों के महत्व को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसने यह सुनिश्चित किया कि संविधान के तहत सरकारी योजनाएं और नीतियां समाज के कमजोर वर्गों के लिए सशक्तिकरण का एक साधन बनेगी और ये समाज में असमानता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो इन्होंने किस चीज को एस्टेब्लिशमेंट किया? रूल ऑफ लॉ और न्यायिक पुनरावलोकन को। ठीक है। नेक्स्ट केस आता है 8वां केस, दिल्ली न्यायिक सेवा एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य और अन्य। 1991 का ये केस है और इस केस में क्या डिसीजन था इनका? भारतीय न्यायपालिका ने न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक सेवाओं की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ठीक है। किस मामले में? न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक सेवाओं की नियुक्ति के संबंध में। इस मामले ने न्यायिक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों और सरकार की भूमिकाओं को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान की। ठीक है। तो इस केस की पृष्ठभूमि क्या है? दिल्ली न्यायिक सेवा एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। उन्होंने यह दावा किया था कि यह प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। ठीक है। तो क्या क्या मुद्दे निकल के सामने आते हैं? न्यायिक स्वतंत्रता, क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादला करने की प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है? दूसरा प्रश्न आता है, क्या सरकारी अधिकारियों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? न्यायालयों की स्वतंत्रता, क्या न्यायालयों को अपने प्रशासनिक कार्यों में स्वायत्तता दी जानी चाहिए? ठीक है। तो ये सारे प्रश्न इस केस के अंदर कोर्ट के सामने आते हैं। कोर्ट डिसीजन देता है कि न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले में स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए ताकि न्यायालयों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। ठीक है। तो इससे जो शक्ति का पृथक्करण, ठीक है, शक्ति का पृथक्करण जो ये कॉन्सेप्ट है ये फुलफिलमेंट होता है और ये आर्टिकल 50 में दिया गया। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में शक्ति के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है और इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि स्वतंत्रता तभी बनी रहेगी जब सुप्रीम कोर्ट को क्या होना चाहिए? उन न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार हो। ठीक है। समान अवसर की आवश्यकता। अदालत ने यह बताया कि न्यायिक सेवा में समान अवसर की आवश्यकता है ताकि सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले। संविधान का अनुच्छेद 233 क्या कहता है? ये व्याख्या करता है कि राज्य सरकारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में कुछ प्रावधान देता है। कोर्ट ने कहा कि इस अनुच्छेद का अर्थ यह नहीं कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में मनमानी कर सकती है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कुछ अधिकार प्रदान करते हैं। न्यायालय की स्वायत्तता। कोर्ट ने न्यायालयों की स्वायत्तता की पुष्टि की और कहा कि न्यायपालिका को अपने प्रशासनिक कार्यों में स्वतंत्र रहना चाहिए।
प्रमुख बिंदु क्या निकल के आते हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सेवा की नियुक्ति, स्वायत्तता और निष्पक्षता। यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, जिससे न्यायाधीश बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय ले सकें। मामले ने न्यायिक सेवा में नियुक्तियों की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि योग्य व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अवसर मिले। निर्णय ने स्वायत्तता और निष्पक्षता, इस निर्णय ने न्यायालयों की स्वायत्तता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया, जिससे न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? दिल्ली न्यायिक सेवा एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य का मामला भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायालयों की स्वायत्तता, न्यायिक सेवाओं की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसने न्यायपालिका को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य करने की अनुमति दी, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। तो यह हाई कोर्ट को पावर देता है 32, 136, 141 और 142 आर्टिकल के तहत। ठीक है, अब आता है 10वां केस, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1992। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट है। यह मामला भारत में आरक्षण नीति और सामाजिक आर्थिक न्याय के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह मामला विशेष रूप से आरक्षण की सीमाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है इस केस की? इंदिरा साहनी ने याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने आरक्षण नीतियों के तहत दिए गए लाभों को चुनौती दी। याचिका का मुख्य उद्देश्य यह था कि क्या एक जाति विशेष को दिए गए आरक्षण का लाभ अन्य जातियों को प्रभावित कर सकता है, और क्या इसे संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ माना जा सकता है। तो क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ? आरक्षण की सीमा इन्होंने, क्या आरक्षण का लाभ केवल सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को ही दिया जाना चाहिए, और क्या इसे 50% की सीमा से अधिक बढ़ाया जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन सामने आता है, क्या आरक्षण नीति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, विशेषकर समानता के अधिकार का? तीसरा है, क्या आरक्षण का उपयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है? कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण का लाभ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिया जाना चाहिए, लेकिन 50% की सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता इसको। ठीक है, समानता का अधिकार, कोर्ट ने कहा कि आरक्षण नीति समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, जब तक ये सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही है। सामाजिक आर्थिक न्याय, कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है, जिससे उन वर्गों को सहायता मिल सके जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। ठीक है, आधिकारिक आंकड़ों का महत्व, कोर्ट ने सुझाव दिया कि आरक्षण को लागू करने से पहले उचित आंकड़ों और अनुसंधान का आधार होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वास्तव में आवश्यक है। महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं इस केस के? आरक्षण का उद्देश्य क्या था? यह निर्णय आरक्षण के सामाजिक और आर्थिक न्याय की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, जिससे वंचित वर्गों के लिए अवसरों का सृजन हो सके। न्यायपालिका की भूमिका क्या है? कोर्ट ने यह भी बताया कि न्यायपालिका को आरक्षण नीति को लागू करने में सतर्क रहना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका लाभ सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, संविधान की व्याख्या इसमें किया गया, इस मामले ने संविधान की व्याख्या को प्रभावित किया, विशेष रूप से समानता के अधिकार और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है इस डिसीजन का? भारत में आरक्षण नीति और सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस निर्णय ने न्यायपालिका को स्पष्ट करने में मदद की कि कैसे आरक्षण का लाभ सही तरीके से और उचित सीमाओं के भीतर दिया जाना चाहिए, और यह सुनिश्चित किया कि यह समाज के पिछड़े वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करे। ठीक है, तो यह मामला आरक्षण से संबंधित था। ठीक है, और सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा तय की गई है, और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और कानून का शासन इसमें बताया। ठीक है, नेक्स्ट जो केस आता है वो आता है कुमार पदम बनाम भारत संघ। ठीक है, 1992 का ये केस है, और इस केस की पृष्ठभूमि क्या है? इस केस के मामले में कुमार पद्म प्रसाद ने याचिका दायर की जिसमें उन्होंने ये चुनौती दी थी कि कैसे केंद्र सरकार ने आरक्षण की नीति को लागू किया है। ठीक है, क्या यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? सोच सकते हो आप। ठीक है, 2000 साल तक जिन लोगों का शोषण हुआ है और उनके खिलाफ अब तक कितने सारे केस लाए गए हैं। ठीक है, समझ लो बात को आप।
आरक्षण से सिर्फ और सिर्फ 50 सालों में, ये तो 92 की बात है, 50 साल भी नहीं हुए हैं अभी, 40 सालों में ही इन लोगों को आरक्षण से कितनी तकलीफ होने लग गई। ठीक है, क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? देखो, अभी ही हमने 4 केस पढ़ लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के बीच में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन कौन से क्वेश्चन सामने आते हैं? क्या केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई आरक्षण नीति संवैधानिक है? दूसरा आता है, क्या यह नीति समानता के अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या सरकार को किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षण देने का अधिकार है? और फिर डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का। आरक्षण संवैधानिक आधार है। कोर्ट ने यह कहा है कि 16(4) के तहत आरक्षण का प्रावधान है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पदों में आरक्षण की अनुमति देता है। मौखिक निर्णय क्या है? कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सही तरीके से किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह वास्तव में वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, समानता का अधिकार। हालांकि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय है, परंतु यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि यह उचित सीमा में हो। ठीक है, चौथा क्या है? सरकारी शक्तियों का दायरा। कोर्ट ने यह बताया कि सरकार को आरक्षण देने का अधिकार है, लेकिन इसे उचित और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इस केस के? आरक्षण की नीति का सही उपयोग। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि आरक्षण की नीति का सही उपयोग और उचित सीमाओं के भीतर होना चाहिए। सामाजिक न्याय की दिशा। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि सरकार वंचित वर्गों के लिए उचित अवसर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, संविधान की व्याख्या। इस मामले ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) की व्याख्या को प्रभावित किया और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मजबूत किया। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? भारतीय संविधान में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और सामाजिक न्याय के अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि आरक्षण का लाभ सभी तरीके से और उचित सीमाओं के भीतर दिया जा सके और यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अवसरों का सृजन करने में मदद करे। तो सॉरी, इस केस में किस चीज की प्राथमिकता दी गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका व्याख्या कर सकती है संविधान के किसी भी प्रोविजन का। ठीक है, नेक्स्ट केस पे आते हैं। कियोतो होलोहान बनाम जचिल्लुवाद 1992 का एक केस है। और क्या पृष्ठभूमि रही है इस केस की? कियोतो होलोहान ने यह दावा किया कि चुनाव में एक विशेष प्रकार के नियमों और प्रक्रियाओं को लागू किया गया था जिससे चुनावी निष्पक्षता प्रभावित हुई थी। याचिका का मुख्य बिंदु था कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन सामने आते हैं इस केस में? क्या निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई प्रक्रियाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के सिद्धांतों के अनुरूप है? दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा रही है? तीसरा है, क्या संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा रही है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है इस मामले में? चुनाव की पारदर्शिता। कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग को चुनावों के दौरान निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए अधिकार और शक्तियां दी गई है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया संविधान के अनुसार होनी चाहिए और किसी भी तरह का हस्तक्षेप या अनियमितता संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए चुनावी प्रक्रिया को उचित ठहराया जाना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या आते हैं इसमें? यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो ताकि नागरिकों को सही प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिल सके। निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार दिया गया जिससे वह चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित कर सके। तीसरा मामला क्या है? संविधान का अनुपालन। मामला यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप हो, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करें। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? कियोतो होलोहान बनाम जचिल्लुवाद का मामला भारतीय चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण। इस निर्णय ने निर्वाचन आयोग की शक्तियों को मजबूत किया और सुनिश्चित किया कि चुनाव का संचालन संविधान के अनुरूप हो जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। तो यह मामला दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा है
जिसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक ढांचा को क्या करना, सुनिश्चित करना। ठीक है। 13वां केस है रघुनाथ राव गणपत राव बनाम भारत संघवाद 1993 का एक केस है। क्या पृष्ठभूमि है इस केस की? रघुनाथ राव ने ये याचिका दायर की कि कुछ विशेष प्रावधानों के तहत उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया गया। यह मामला उस समय का जब भारत में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर बहस चल रही थी। तो कौन कौन से क्वेश्चन सामने आते हैं? क्या भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है? दूसरा आता है कि क्या संविधान का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। ठीक है। संविधान की धारा 14 क्या बोलती है कि सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करती है। क्या धारा 14 आर्टिकल 14 सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करता है। ठीक है। तो कोर्ट का डिसीजन क्या है? समानता, कोर्ट ने समानता का अधिकार, ठीक है, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है और किसी भी प्रकार का भेदभाव संविधान के खिलाफ है। धारा 14 का संरक्षण क्या है? कोर्ट ने यह बताया कि संविधान की धारा 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की गारंटी देती है। एकता और अखंडता का संरक्षण, कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत की एकता और अखंडता का संरक्षण संविधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसे बनाए रखने के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है। चौथा विशेष प्रावधान क्या है? अगर कोई विशेष प्रावधान किसी समूह को लाभ पहुंचाता है तो भी वह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा यदि वह विशेष प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए है तो। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसमें इस केस में कही गई है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इस केस के? समानता और न्याय। इस मामले ने यह सिद्ध किया कि समानता का अधिकार केवल कानूनी समानता तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। संविधान का पालन, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार सुनिश्चित करना संविधान का कर्तव्य है। तीसरा क्या है? समाज का उत्थान, विशेष प्रावधानों के माध्यम से कमजोर वर्गों का उत्थान संविधान की प्राथमिकता होनी चाहिए। निष्कर्ष क्या है इसका? भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समानता और न्याय मिले। इस निर्णय ने भारत की एकता और अखंडता के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। ठीक है। तो समानता का सिद्धांत और भारत की एकता और अखंडता को यह केस सुनिश्चित करता है। ठीक है। तो इसको आप रोक के भी आप दोबारा और वापस वीडियो को फिर से देख सकते हो समझने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट केस पे चलते अपन। 14 एसआर बोमई वर्सेस भारत संघवाद 1994 का ये केस है। और पृष्ठभूमि क्या है इस केस की? इस मामले की पृष्ठभूमि तब शुरू हुई जब कर्नाटक राज्य सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के तहत बर्खास्त कर दिया गया। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और विधायिका में बहुमत न होने के कारण केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। तो कोर्ट के सामने क्या क्वेश्चन सामने आते हैं? क्या केंद्र सरकार का निर्णय अनुच्छेद 356 के तहत उचित था? और दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या इस प्रकार का हस्तक्षेप भारतीय संघीय ढांचे का उल्लंघन है? क्या राज्य सरकारों को अपनी कार्य प्रणाली में स्वतंत्रता होनी चाहिए? तो इस मामले में कोर्ट का क्या डिसीजन होता है? अनुच्छेद 356 का सीमित उपयोग करने का इन्होंने ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा कि 356 का उपयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब राज्य सरकार संविधान के प्रति अपने दायित्वों का पालन करने में असमर्थ हो। ठीक है। जांच की प्रक्रिया, कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र को यह सुनिश्चित और साबित करना होगा कि राज्य सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ थी। बिना किसी ठोस आधार के केवल राजनीतिक कारणों से राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। तीसरा डिसीजन आता है उनका सुप्रीम कोर्ट का, संविधान की संप्रभुता। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान है जिसमें राज्यों को अपनी स्वायत्तता का अधिकार है। ठीक है। राज्य सरकारों को संरक्षण, कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को उन परिस्थिति में संरक्षण दिया जाना चाहिए जहां वह संवैधानिक तरीके से काम कर रही हो। ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता, यह मामला भारतीय संघीय ढांचे में सरकार राज्य सरकारों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को बनाए रखने का प्रयास करता है। राजनीतिक हस्तक्षेप की सीमा इन्होंने डिसाइड की। निर्णय ने
ये स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के मामले में हस्तक्षेप करने से पहले सावधानी से विचार करना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण है, इस मामले ने यह सुनिश्चित किया कि संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा सर्वोपरि हो। ठीक है, और डिस्कशन इसका जो कंक्लूजन है क्या निकलता है, भारतीय संविधान के संघीय ढांचे की मजबूती को स्पष्ट किया और राज्य सरकारों की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए महत्व को रेखांकित किया। इस निर्णय ने भविष्य में केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और इसके अलावा इस केस में कौन कौन से डिसीजन दिए थे किस किस विषय में, तो इस मामले में संघीय ढांचे, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने पर ध्यान दिया गया। संघीय ढांचा, पंथ निरपेक्षता और न्यायिक पुनरावलोकन को इसमें फिर से सुनिश्चित किया। इसके अलावा लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी जजमेंट दिए। ठीक है, 15वां केस आता है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। ठीक है, 1997 का ये केस है, और पृष्ठभूमि क्या है इस केस की, संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत स्थापित एक विशेष न्यायालय के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। ये क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था। उन्होंने ये तर्क दिया कि विशेष न्यायालयों में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार समाप्त कर दिया गया है, जो संविधान के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इस केस में क्या क्वेश्चन सामने आते हैं हमारे, क्या विशेष न्यायालयों के गठन से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार समाप्त किया जा सकता है। दूसरा केस आता है, क्या विशेष न्यायालयों का गठन संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तीसरा क्या आता है, क्या संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इसके कार्यों की वैधता पर कोई बाधा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन इसमें, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा डिसीजन है विशेष न्यायालयों की वैधता, कोर्ट ने यह कहा कि विशेष न्यायालयों के गठन से न्यायिक अधिकारों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, न्यायालयों की न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखा जाना चाहिए। 323 ए का विश्लेषण, कोर्ट ने अनुच्छेद 323 एक का यह कहकर विश्लेषण किया कि यह विशेष न्यायालय के लिए वैध है, लेकिन यह यह नहीं कह सकता कि न्यायपालिका के पुनरावलोकन का अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, संविधान के मूल तत्वों का संरक्षण, कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान के मूल तत्वों जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यह डिसीजन दिया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकल के सामने आते हैं, यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके कार्यों की वैधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार फिर से सुनिश्चित किया गया है। इस निर्णय ने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में स्थापित किया, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, संविधान का संरक्षण, यह मामला संविधान के मूल ढांचे और उसके मूल तत्वों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है इस मामले से, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार, संविधान के मौलिक सिद्धांतों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है। इस निर्णय ने भविष्य में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद की है, और हाई कोर्ट को अधिकार दिया है 226 और 227 के अंतर्गत। ठीक है, और इनको न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है उसको बेसिक स्ट्रक्चर में फिर से इनको दोहराया है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इंदिरा स्वामी वर्सेस भारत संघवाद 2000 का ये मामला, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप में कोई डाउट है क्लास के दौरान केस से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।